लोग जो आज टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता तो बहुत तरह का, दो तरह का पढ़ना है, ठीक है। SN1 एंड SN2। SN1 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाए थे तो उसमें तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो इसमें जो यूनिमॉलिकुलर मतलब इसका जो मॉलिकुलैरिटी है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, जो स्लो स्टेप होता है। ये हो गया हमारा, ये यूनिमॉलिकुलर हो गया, मतलब इसका मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन 1 है। इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है दोनों पर, रिएक्टेंट पर और अटैकिंग रिएजेंट दोनों पर, इसलिए वो SN2 हो गया। समझ गए। सेम रिएक्शन दोनों तरफ से होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन, समझिए ना। अब सेम प्रोडक्ट भी सेम ही आएगा, सिर्फ मैकेनिज्म डिफरेंट है। ये दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है, दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट भी सेम ही बनेगा। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा, प्रोडक्ट भी सेम बनेगा, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे टर्शियरी हैलाइड रहेगा तो SN1 उसमें फास्ट होगा और SN2 फास्ट होगा प्राइमरी हैलाइड के लिए, समझ गया ना। तो और प्रोडक्ट भी दोनों सेम ही देगा, इसलिए कोई भी कहीं भी रिएक्शन होगा दोनों तरफ से हो सकता है कि थोड़ा केमिकल SN1 से हो जाता है, थोड़ा केमिकल SN2 से जो प्रोसीड करता है। तो ये हुआ एक तरह से प्रोसीड करने का तरीका, है ना। ये दोनों अलग अलग मैकेनिज्म है। हम लिख दिए हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअली ये टाइप नहीं है, टू डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का दो अलग अलग मैकेनिज्म है, टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिए टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअली है नहीं, ये टाइप ऑफ मैकेनिज्म, टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म थ्रू विच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडरगोज, ठीक है ना। आया समझ में। तो हम लोग पहले SN1 पढ़ेंगे, तो हम लोग पहले SN1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, टर्शियरी जो होता है, टर्शियरी हैलाइड वो सबसे ईजिली SN1 रिएक्शन से पार्टिसिपेट करता है, SN1 मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, SN2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, ठीक है। SN1 में पार्टिसिपेट करना चाहता है। जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा हेलो एल्केन, जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा वो उतना ज़्यादा SN1 प्रीफर करेगा। अगर सब्स्टिट्यूशन कम है तो वो SN2 के तरफ भागेगा, और अगर सब्स्टिट्यूशन मॉडरेट है तो दोनों संभव है एक साथ, SN1 SN2 दोनों हो सकता है उसमें। सबसे कम सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो SN2 जाएगा, सब हाईली सब्स्टिट्यूटेड रहेगा तो SN1 में जाएगा, और मॉडरेटली सब्स्टिट्यूटेड रहेगा तो उसमें SN1 SN2 दोनों होने का चांस 50-50% है, ठीक है। थोड़ा केमिकल SN1 से प्रोसीड कर गया, थोड़ा केमिकल SN2 से प्रोसीड कर गया, और दोनों से तो प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब देखते हैं कि SN1 में कैसे होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ना। तो पहला स्टेप यह है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये Cl- बाहर आ जाता है। जब कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा तो किसी न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ये जो पहला स्टेप है, और ये रिवर्सेबल भी होता है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा तो ये वापस जुड़ भी जाएगा, ठीक है। तो ये Cl ये तो पहले से डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना।
इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, कल हम जितना रिएक्शन बताया, कल बताया ना रिएक्शन, सारा नहीं बताया, कुछ 5-6 ठो बताया। ऐसा बहुत है, तुम्हारा बुक में चार्ट दिया हुआ एक टेबल, उसमें सारा न्यूक्लियोफाइल का नाम दिया हुआ है, तो उसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल को यूज करके यहाँ पर सेट कर सकते हो। सारा रिएक्शन ऐसे ही जाएगा SN1 और SN2 से। जितना भी कल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताए, और भी बुक में और भी दिया हुआ है, वो 5-6 हम बता दिए तुमको समझने के लिए, अभी और होगा 8-10, समझ गया ना। वो सबको तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, समझ गया ना, क्लियर। और वो सारा रिएक्शन SN1 या SN2 से ही होगा, और कहीं से नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ टर्शियरी का केस ये है भाई, ये टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस निकल जाएगा। ये जो स्टेप, ये Cl माइनस निकलेगा, यहाँ दे देते हैं Cl माइनस निकल गया। ये स्टेप स्लो है, ये स्टेप क्या हुआ, स्लो है। तो क्या मिलेगा हमको, कार्बोकैटायन मिल गया, ये मिल गया ना कार्बोकैटायन। तो यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप है जो कि स्लो है। ये स्टेप क्या है, स्लो है। यही है फर्स्ट स्टेप हमारा जो कि स्लो है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, यानी पहले आयनाइजेशन होता है, उसके बाद आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पहले आयनाइजेशन होता है और हैलोजन ग्रुप निकल जाता है, ये लिविंग ग्रुप, यही ना लिविंग ग्रुप। जितना जल्दी वो छोड़ेगा उतना फास्ट रिएक्शन, जितना जल्दी ये छोड़ेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, कितना जल्दी छोड़ेगा, जितना कम इसको कार्बन अट्रैक्ट करेगा उतना जल्दी Cl माइनस निकलेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जितना कम इस Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा उतना जल्दी वो भागेगा। तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर दें, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर कम हटा तो नहीं सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे तो क्या होगा, जल्दी ये बॉन्ड टूट जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये कम होता है। क्यों टर्शियरी में SN1 मैकेनिज्म होता है, उसका रीजन है। और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लो स्टेप पर। ये स्टेप स्लो है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, और क्यों इसी पर डिपेंड, दूसरा कारण क्या है यहाँ पर, ये जो टर्शियरी कार्बन है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। कैसे फैलता है, ये अल्काइल ग्रुप है ना, तो प्लस आई इफेक्ट देगा, हाँ देगा कि नहीं। अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट देता है, अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भगाता है। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा इसके तरफ आएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, और इससे चूँकि इलेक्ट्रॉन दूर भागा तो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा। उसी तरह से ये है, ये अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगा रहा है, कार्बन की तरफ आ रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, होगा ना डेवलप। इसी तरह से इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पर डेवलप है वो कम हो जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये सारे पर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और सब जगह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, तीन जगह से आ रहा है। यहाँ पर तीन जगह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना इस कार्बन पर, टर्शियरी कार्बन पर। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हैं, आई बात समझ में। अब तुमको नहीं देखने में लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज सब जगह फैल गया है, जिस पर यहीं पर पहले था पॉजिटिव चार्ज ना, अब ये 1 2 3 4 जगह पॉजिटिव चार्ज, तो वही चार्ज 4 जगह फैल गया तो कम हो गया ना। अटैक तो किसी कार्बन पर करेगा ना, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया ना, तो
पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा इफेक्टिवली? नहीं करेगा ना, तो आसानी से टूट जाएगा Cl माइनस। यानी क्या हो गया, कार्बोकैटायन, ये जो कार्बोकैटायन है मैक्सिमम स्टेबिलिटी में आ गया। जितना ज़्यादा चार्ज का डिस्पर्सन होता है, जितना चार्ज का डिस्पर्सन होता है, जितना चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होगा, सेकेंडरी उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा, प्राइमरी और भी कम होगा, क्योंकि उसमें तो कोई है एक ही जगह चेंज होगा। आया समझ में? ये चीज़ इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाए थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन सा कार्बोकैटायन, ठीक है। और क्या बताए थे कि जिसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो टर्शियरी का कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो हेलो एल्केन जो इसका है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कार्बोकैटायन बन गया, स्टेबल हो गया, अब इसको इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, Cl माइनस निकलेगा तभी ना रिएक्टिव होगा। तो जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा वो अल्काइल हैलाइड, उतना ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि कार्बोकैटायन टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए टर्शियरी हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसका मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा, जिसका कार्बोकैटायन या कार्बेनियन ज़्यादा स्टेबल होता है उसका मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि चार्ज का डिस्पर्सन ज़्यादा हुआ, चार्ज का डिस्पर्सन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। आया समझ में? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। और ये टर्शियरी है, सेकेंडरी में क्या है, 2 रहेगा, तो डिस्पर्सन, अभी यहाँ पर डिस्पर्सन 4 जगह हुआ है, अगर सेकेंडरी रहेगा तो 2 ही को रहेगा, ये दोनों रहेगा, तो फिर 1 2 3 जगह ना डिस्पर्सन होगा। तो सेकेंडरी में चार्ज का जो डिस्पर्सन है कम हो गया, और प्राइमरी में ये दोनों H हो जाएगा, एक एटम रहेगा, एक ही अल्काइल ग्रुप रहेगा प्राइमरी में ना, तो फिर 2 ही जगह ना चार्ज का डिस्पर्सन होगा, तो सबसे कम प्राइमरी में होगा। और उसके बाद जब हम मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे तो उसमें कोई अल्काइल ग्रुप भी नहीं है, तो सबसे कम स्टेबल होगा मिथाइल ग्रुप, मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होगा, है ना। आई बात समझ में? समझ गया कि लिखना पड़ेगा? हैं, समझ गए? हैं, मिथाइल ग्रुप में एक ही कार्बन है ना, जैसे ये CH3Cl है, तो ये जब Cl निकलेगा तो बनेगा क्या, इसी पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, इसमें तो एक भी अल्काइल ग्रुप है ही नहीं जो इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करे। ये तो क्या हो गया, कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल हुआ, क्योंकि चार्ज का डिस्पर्सन हो ही नहीं रहा है इसमें, उसी कार्बन पर पड़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन को अट्रैक्ट करके रखेगा, भागने ही नहीं देगा उसको, तो रिएक्टिविटी कैसे होगा, क्लोरीन लिविंग ग्रुप जितना जल्दी हटेगा उतना ही जल्दी रिएक्ट करेगा ना, ये तो लिविंग ग्रुप को पकड़ के रखेगा, क्योंकि टोटल का टोटल चार्ज इसी कार्बन पर है, ठीक है। और जब सेकेंडरी हो जाएगा क्या बनेगा, हाँ, CH2 और एक CH3 आ जाएगा, तो एक जो है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, ये सेकेंडरी हो गया। फिर टर्शियरी, उसके बाद जो है सेकेंडरी हो गया, ये हुआ प्राइमरी, ये हो गया हमारा प्राइमरी, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी हो गया, और टर्शियरी यहाँ लिखा हुआ है, इसमें दो इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है इस पर। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ और यहाँ 2 के बीच में हो रहा है प्राइमरी में, है ना, और सेकेंडरी में 1 2 3 जगह हो रहा है, डिस्पर्सन 3 जगह हो रहा है चार्ज का, यहाँ पर 2 जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पर 3 जगह हो रहा है, और यहाँ पर 4 जगह हो रहा है। तो जितना ज़्यादा डिस्पर्सन होगा चार्ज का उतना ज़्यादा स्टेबल, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हुआ, उससे थोड़ा कम स्टेबल ये हुआ, उससे थोड़ा कम स्टेबल ये हुआ, और सबसे कम स्टेबल ये हुआ। जितना कम स्टेबल होगा कार्बोकैटायन उतना कम रिएक्टिव होगा,
कार्बोकेटाइन जितना कम स्टेबल होगा उसका मॉलिक्यूल उतना ही कम रिएक्टिव होगा, इसलिए मिथाइल क्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स SN1 मैकेनिज्म। इसलिए मिथाइल क्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स SN1 मैकेनिज्म। आ गया बात समझ में? हाँ, मिथाइल क्लोराइड से ज़्यादा इथाइल क्लोराइड रिएक्टिव होगा, मिथाइल क्लोराइड से ज़्यादा इथाइल क्लोराइड जो है रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स SN मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें चार्ज डिस्पर्सन थोड़ा सा हो रहा है दो कार्बन के बीच में। प्राइमरी हो गया ये। अब सेकेंडरी में आएंगे, ये क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल हो गया, है ना। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डिस्पर्सन ज़्यादा हो रहा है, 3 जगह हो रहा है। और यहाँ पर नियो ब्यूटाइल क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि नियो ब्यूटाइल कार्बोकेटायन में सबसे ज़्यादा चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। आई बात समझ में? हाँ, तो इसलिए जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा कार्बोकेटायन वाला कार्बन, कौन सा कार्बन? जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा उतना ज़्यादा चांस है कि SN1 में जाएगा। समझ में आ गया? बाकी कार्बन का हम बात नहीं कर रहे, इसका बात कर रहे हैं जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ज़्यादा वो SN1 मैकेनिज्म में भरेगा। समझ में आ गया? इसलिए टर्शियरी हैलाइड जो होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, वो SN1 मैकेनिज्म में जाएगा। मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड SN2 मैकेनिज्म में जाना चाहेगा। अब बीच वाला जो सेकेंडरी है वो दोनों से होगा, उसमें SN1 भी थोड़ा होगा, SN2 भी। कुछ मॉलिक्यूल SN1 से रिएक्शन प्रोसीड कराएगा, कुछ मॉलिक्यूल SN2 से। आगे बात समझ में क्लियर? तो डिपेंड करता है इसके ऊपर। इसके अलावा अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ऐसा अटैकिंग रिएजेंट होगा जो इसको आयनाइज कर देगा आसानी से, तो वो SN1 में जाएगा। ऐसा न्यूक्लियोफाइल आएगा जो इसको आयनाइज नहीं कर पाता है, पीछे से अटैक करेगा, तब SN2 में जाएगा। तो डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस तरह का है, वो कितना कैपेबल है इसको आयनाइज कराने का, क्योंकि ये तो आयनाइज अपने होगा नहीं, इसको आयनाइज करने के लिए एजेंट चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर? हाँ, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक कर देगा, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप, जो कि फास्ट होता है। मान लो न्यूक्लियोफाइल हम ले लिए OH-, ठीक है, ये आएगा और यहाँ पर अटैच कर जाएगा। समझ में आ गया? हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हुआ कि नहीं? हो गया ना। तो ये स्टेप फास्ट है और ये स्टेप जो है स्लो है और रिवर्सेबल भी है। ये स्लो भी है और रिवर्सेबल है, यानी कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, ये वापस चला जाएगा, वहाँ जुड़ जाएगा। कोई न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि हेलोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कोई होगा तभी नहीं ये काम होगा, नहीं होगा तो वापस फिर चला जाएगा, जुड़ जाएगा। इसलिए रिवर्सेबल साइन दिए, ठीक है। आगे आवाज समझ में? हाँ, तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा कि टर्शियरी हैलाइड जो है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड
का रिएक्टिविटी होगा। उसके बाद होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और उससे भी कम होगा मिथाइल हैलाइड। आ गया समझ में? सबसे कम। तो ये हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 में, ये हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग अभी तुरंत पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होता है कम रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव, ठीक है। लेकिन अब वहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी अलाइलिक एंड प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड जो है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा रिएक्टिव। एक तरफ कह रहे हैं प्राइमरी कम रिएक्टिव है, फिर कह रहे हैं प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। ये है एलाइलिक, वो सिंपल प्राइमरी है, यह है प्राइमरी एलाइलिक और प्राइमरी बेंजाइलिक। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड का। एलाइलिक किसको बोलते हैं? एलाइलिक किसको बोलते हैं? हाँ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर रहेगा फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर रहेगा फंक्शनल ग्रुप। ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है, इससे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 CH हो, इसे लिखते हैं। ये हुआ एलाइलिक हैलाइड, ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। मैकेनिज्म वैसे ही रहेगा। ये जो है Cl माइनस निकलेगा और ये स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। प्राइमरी रिएक्टिविटी देन यहाँ पर टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। कहाँ रिएक्टिविटी ज़्यादा दिखाते हैं वो तो लिखे ही नहीं, टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, ठीक है ना। वही है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसके चलते इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल ये कार्बोकेटाइन हो जाएगा। नॉर्मल प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये भी प्राइमरी कार्बन ही है, इससे एक कार्बन ही डायरेक्टली जुड़ा हुआ, तो प्राइमरी कार्बन हुआ ना, ये प्राइमरी कार्बन हुआ ना, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, उससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो प्राइमरी ना हुआ है। तो जब ये प्राइमरी है तो यहाँ पर क्या है कि ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, लेकिन ये ज़्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव। ये ज़्यादा, इसमें क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइजेशन होता है ना, और यहाँ रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। जब डीलोकलाइजेशन इंडक्टिव इफेक्ट से हो और रिजोनेंस से हो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन देगा, रेजोनेंस। अगर हमारा कंपैरिजन इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में होगा तो हम रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबिलिटी आता है। तो ये सब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा, रेजोनेंस, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। इसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है ना इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है।
कैसे हो रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पर, ये खींचेगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो तो बन गया। हाँ, इसमें तो एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना। इसमें एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में? नहीं है ना। लेकिन प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड में दो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो उससे ज़्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं? इसीलिए प्राइमरी एलाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द नॉर्मल प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो ये जो कार्बोकेटाइन है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, वो ज़्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल प्राइमरी कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में। तो इस जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसका मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसीलिए प्राइमरी अलाइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। आई बात समझ में? हाँ, क्लियर? ये बात आ गया समझ में? अब एक बेंजाइलिक बचा है, उसको अभी हम डील करें। ठीक है, अब बेंजीन का भी है। यही ना है, यही ना बेंजाइल, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड यही ना है। प्राइमरी कार्बन नहीं है ये, इससे एक ही कार्बन ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना। हाँ, यही है ना। 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट, जब बैठ जाओ पीछे में आकर। तो ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, ये जो है प्राइमरी कार्बन है ना, जबकि इसमें एक कार्बन डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है। और चूंकि बेंजीन रिंग अटैच है तो हो गया बेंजाइल प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन ये है, डबल बॉन्ड कार्बन है। पीछे में बैठ जाओ संतोष। ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन है, ये हो गया बेंजाइल कार्बन। ठीक है, तो यहाँ भी होगा Cl माइनस निकलेगा। ये स्टेप क्या होगा? स्लो स्टेप है। ठीक है ना। तो इसका कार्बोकेटाइन बन जाएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इसका भी रेजोनेंस होगा कि नहीं? होगा ना। अब इसका रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। अब क्या होगा? अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड को यहाँ खींच लेगा, और ये एलाइलिक से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एलाइलिक से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहाँ 2 ही था, यहाँ पर 4 हो गए। फिर ये शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद जो है ये फिर यहाँ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब वो एक जगह गड़बड़ हो गया ना, ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं? हाँ, ठीक है। ये जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
यहाँ डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ और फिर से कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। ठीक है, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देखो तो 1 2 3 4 और 5। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया? 5 हुआ। उसमें कितना था? 2 ही था, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा हुआ प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड में। इसका कार्बोकेटायन एलाइलिक हैलाइड से भी एलाइलिक कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल है। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया कि नहीं? हाँ, तो SN1 मैकेनिज्म ये बेहतर ढंग से देगा कि नहीं? नॉर्मल प्राइमरी हैलाइड के मुकाबले एलाइलिक और बेंजाइलिक जो है हैलाइड वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, जिसका रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगा नॉर्मल प्राइमरी हैलाइड से। आई बात समझ में? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग पूछा जाता है। समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत?